दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतना चालाक हो सकता है कि ताजमहल, रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन, यहाँ तक कि पार्लियामेंट हाउस तक बेच दे? जी हाँ, ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े कॉनमैन नटवरलाल की। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर इस आदमी ने पूरे देश को हिला दिया। उसने सिर्फ छोटे मोटे धोखे नहीं किए, बल्कि ऐसे ऐसे स्कैम्स किए जिन पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। कहा जाता है उसने टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को चूना लगाया। उसकी जिंदगी के कारनामे इतने लेजेंडरी है कि लोग आज भी बड़े ठग को नटवरलाल कहकर बुलाते हैं। लेकिन नटवरलाल सिर्फ एक ठग नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था। वह डिस्गाइज का उस्ताद था। कभी लॉयर, कभी जज, कभी बिजनेसमैन और कभी सोशल वर्कर बनकर सामने आता। उसकी सबसे खतरनाक ताकत थी फॉर्जरी और लोगों का ट्रस्ट जीतने की कला। कहते हैं उसके पास 50 से ज्यादा अलग अलग आइडेंटिटीज और सिग्नेचर्स थे। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसने हर बार किसी ना किसी चाल से एस्केप कर लिया। हॉस्पिटल से वार्ड बॉय बनकर भाग जाना, कोर्ट रूम से लॉयर बनकर निकल जाना, यहाँ तक कि जेल से पुलिस इंस्पेक्टर बनकर बाहर आ जाना। हर एस्केप एक फिल्मी कहानी से कम नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल, जून 24, 1996 को जब वो 84 साल का था, पुलिस कस्टडी से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद वो कहाँ गया, जिंदा रहा या मर गया, आज तक कोई नहीं जानता। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, इस आदमी की पूरी कहानी सुनने के लिए, जिसे इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा ठग कहा जाता है, मिस्टर नटवरलाल, द ठग ऑफ हिंदुस्तान। कहते हैं ठगी एक कला है, और अगर इस कला का भारत में सबसे बड़ा कलाकार किसी को कहा जाए तो वो नाम है नटवरलाल। पर क्या आप जानते हैं, नटवरलाल उनका असली नाम नहीं था। उनका असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। वह 1912 में बिहार के सीवान जिले के छोटे से गांव बांगड़ा में पैदा हुआ। उसका परिवार पूरी तरह साधारण था। पिता एक किसान थे और घर में कोई खास अमीरी शौकत नहीं थी। गांव में लोग उनके परिवार को ईमानदार और सीधा साधा मानते थे। लेकिन उसी सीधे साधे परिवार में जन्मा यह बच्चा बचपन से ही थोड़ा अलग था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती, दिमाग में सवालों का तूफान और हाथों में एक अजीब सी कला। गांव के ही प्राइमरी स्कूल में मिथिलेश ने पढ़ाई शुरू की। वो पढ़ाई में बहुत तेज था, खासकर मैथ्स और अकाउंट्स में। टीचर्स अक्सर उसे क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट कहते थे। लेकिन इसी ब्रिलियंस के साथ उसमें एक अजीब आदत थी, सिग्नेचर्स और हैंडराइटिंग की नकल करना। वो अपने टीचर्स के सिग्नेचर्स बड़ी सफाई से कॉपी कर लेता था। कभी दोस्तों के मार्क्स बढ़ाने के लिए रिपोर्ट कार्ड में बदलाव कर देता, तो कभी मास्टर जी के हस्ताक्षर बनाकर छुट्टी का लेटर लिख देता। उसकी ये छोटी मोटी ठगी स्कूल के दिनों में ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये सब शरारतों की तरह लिया जाता था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही आदत एक दिन उसे इंडिया का सबसे बड़ा कॉनमैन बना देगी। गांव के लोग कहते थे, ये लड़का बहुत चालाक है, इसके दिमाग की दिशा सही हो तो ये जरूर कलेक्टर बनेगा, लेकिन गलत हो तो किसी को भी धोखा दे सकता है। इंटरमीडिएट तक पढ़ाई पूरी करने के बाद मिथिलेश ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसके सपने बड़े थे। वो अपने गांव से निकलकर कलकत्ता पहुंचा, उस समय का भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल हब। कलकत्ता में उसने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन सर्वाइवल के लिए जॉब करनी पड़ी और उसे मिल गई रेलवे डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी। अब कहानी में ट्विस्ट यही से शुरू होता है। रेलवे ऑफिस में क्लर्क की जॉब में उसे रोजाना चेक्स और डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने होते थे। यही उसकी नजर पड़ी कि सिस्टम में कितनी खामियां हैं, कौन सा चेक कब वेरीफाई होता है, कौन सा सिग्नेचर किस तरह देखा जाता है। उसने सब ध्यान से सीखा। उसकी बचपन वाली आदत सिग्नेचर्स कॉपी करने की अब उसे एक नया हथियार रखने लगी। वो अलग अलग लोगों के हस्ताक्षर कॉपी करने की प्रैक्टिस करता और धीरे धीरे इतना परफेक्ट हो गया कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क करना नामुमकिन हो गया। यहां से उसने समझ लिया कि उसकी रियल टैलेंट पढ़ाई में नहीं, बल्कि लोगों को अपने जाल में फंसाना है। उसका दिमाग अब कानून को चुनौती देने लगा। रेलवे में काम करते हुए एक दिन उसके हाथ में एक चेक आया। उसने सोचा, क्यों ना यह थोड़ा सा बदल दिया जाए। उसने चेक की अमाउंट बदल दी और क्लेवरली उसे प्रोसेस करवा दिया। उस समय ना सीसीटीवी कैमरास थे, ना एडवांस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम्स। चेक का पैसा साफ साफ उसके हाथ लग गया। किसी को शक भी नहीं हुआ। यही था
नटवरलाल का पहला ऑफिशियल स्कैम। शुरुआत में उसने इस पैसे से अपनी जरूरतें पूरी की, अच्छा खाना, बेहतर कपड़े और शहर की चमक धमक का स्वाद लिया। लेकिन साथ ही उसे समझ आ गया कि यह रास्ता कितना आसान है और कितना खतरनाक है। अब उसका दिमाग एक ही दिशा में दौड़ने लगा। अगर एक चेक बदलकर इतना पैसा मिल सकता है तो बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बनाकर कितनी दौलत कमाई जा सकती है। और यहीं से शुरू हुई उस ठग की यात्रा जिसे बाद में पूरा हिंदुस्तान नटवरलाल के नाम से जानने लगा। कैलकाटा ने मिथिलेश को सिर्फ एक नौकरी नहीं दी, बल्कि उसकी ठगी की दुनिया का दरवाजा खोला। अब वो सिर्फ मिथिलेश नहीं रहा, अब वो धीरे धीरे बन रहा था नटवरलाल। वो लड़का जो कभी स्कूल में सिग्नेचर से इमिटेट करता था, अब देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करने के सपने देखने लगा। कहते हैं ठग चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो एक ना एक गलती जरूर करता है। मिथिलेश भी कैलकाटा में अपने पहले बड़े फॉर्जरी स्कैम के बाद पुलिस की नजर में आ गया। मिथिलेश ने रेलवे क्लर्क रहते हुए एक चेक की अमाउंट बदल दी थी और पैसा निकाल लिया। शुरुआत में सब स्मूथ चला, लेकिन कुछ ही दिनों में बैंक ऑफिशियल्स ने मिसमैच पकड़ लिया। रेलवे डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी शुरू की और शक सीधे क्लर्क यानी मिथिलेश पर गया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में पेश किया। यहीं पर मिथिलेश बना नटवरलाल। कोर्ट में जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मिथिलेश जानता था कि अगर उसने अपना असली नाम बताया तो उसके गांव तक खबर पहुंचेगी, उसका परिवार बदनाम होगा। उसने तुरंत दिमाग लगाया और कहा, मेरा नाम नटवरलाल है। ये नाम उसने ऐसे ही नहीं चुना था। गांव के आसपास एक व्यक्ति रहता था नटवर नाम का, जो अपनी चतुराई और छोटी मोटी चालबाजियों के लिए मशहूर था। मिथिलेश ने वही नाम अपनाया और उसके आगे लाल जोड़ दिया, और इस तरह वो अदालत में पहली बार नटवरलाल कहलाया। अब उसके सारे पुराने काम मिथिलेश के नाम पर थे और नया फ्यूचर नटवरलाल के नाम से बनने वाला था। उसने तय कर लिया कि आगे से हर ठगी, हर स्कैम और हर डिस्गाइज सब इसी नाम से होगा। धीरे धीरे नटवरलाल नाम उसकी दूसरी स्किन बन गया। लोग उसे असली नाम से भूलने लगे। पुलिस रिकॉर्ड्स में भी वो अब नटवरलाल ही था। यही वजह है कि बाद के सालों में जब लोग किसी ठग को स्मार्ट कहते तो मजाक में बोलते, अरे ये तो पूरा नटवरलाल है। और देखिए, आज भी ये नाम भारत में ठगी के लिए एक मुहावरा बन चुका है। कोर्ट में सारे सबूत उसके खिलाफ थे, फोर्ज चेक, अल्टर्ड सिग्नेचर्स और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। इसलिए उसे पहली बार जेल की हवा खानी पड़ी। जेल का दरवाजा बंद होते ही मिथिलेश, जो बन चुका था नटवरलाल, समझ गया कि अगर यहां से निकलना है तो सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से निकलना होगा। वो जानता था कि जेल के पीछे बंद रहकर वो जिंदगी नहीं जी सकता। जेल में भी उसने दूसरों को ऑब्जर्व किया, कौन गार्ड है, कितना करप्ट है, कौन प्रिजनर कितनी इंफॉर्मेशन देता है। ये उसकी ठगी की कला का नया ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। कुछ महीनों बाद उसका केस फिर से सुनवाई पर गया। नटवरलाल को कोर्ट में पेश किया गया। यहीं पर उसने एक चाल चली। उसने ऑब्जर्व किया था कि लॉयर्स किस तरह ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट में आते हैं। उसने धीरे धीरे जेल से बाहर ले जाने वाले रास्ते और कोर्ट रूम की रूटीन को मेमोराइज कर लिया। एक दिन हियरिंग के बाद जब प्रिजनर्स को वापस ले जाया जा रहा था, नटवरलाल ने मौका पाया। वो लॉयर्स की भीड़ में घुस गया, अपना कोट ठीक किया और कॉन्फिडेंट वॉक में बाहर निकल गया। गार्ड्स ने सोचा शायद कोई जूनियर लॉयर है, और इस तरह वो पुलिस की आंखों के सामने से गायब हो गया। ये थी उसकी पहली डॉक्यूमेंटेड एस्केप। एक ऐसा पल जिसने पुलिस को हैरान कर दिया और खुद नटवरलाल को कॉन्फिडेंस दे दिया कि वो सिस्टम को बार बार मूर्ख बना सकता है। उस दिन से लेकर आगे तक हर बार जब पुलिस ने उसे पकड़ा, नटवरलाल ने किसी न किसी नए भेष, नए आइडेंटिटी और नई दिमागी खेल से एस्केप किया। लेकिन पहली बार कैलकाटा की उस कोर्ट से भागना उसके करियर की सबसे बड़ी अहम घटना थी। वहीं से उसने सीखा, अगर कॉन्फिडेंस हो, डिस्गाइज सही हो और दिमाग तेज चले तो कानून की सबसे मजबूत दीवारें भी रेत की तरह ढह सकती है। कैलकाटा में पहला स्कैम और जेल से भागने के बाद नटवरलाल अब खुद को एक नया शहर तलाशते हुए पाया, और वह शहर था बॉम्बे। बॉम्बे व्यापार, चमक धमक और अपॉर्चुनिटीज की सिटी। यहाँ बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और एक्सपोर्टर्स रहते थे। नटवरलाल को पता था कि सही टारगेट चुना जाए तो एक सिंगल कॉन उसे ह्यूज प्रॉफिट दिला सकता है।
और साथ ही उसकी रेपुटेशन भी बढ़ सकती है। कई हफ्तों तक उसने शहर और टारगेट की सर्वेलेंस की। कौन ऑफिस आवर्स में कितना बिजी रहता है, कौन डिसीजन मेकर है, स्टाफ का रूटीन क्या है, हर चीज उसने ध्यान से नोट की। अंततः उसने चुना एक रेप्यूटेड इंडस्ट्रियलिस्ट जो टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट बिजनेस में था। इस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम था मिस्टर सहानी। अब प्लान तैयार था। नटवरलाल ने खुद को पेश किया, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। टेलर्ड सूट, पॉलिश शूज, पॉकेट वॉच और ब्रीफकेस में ढेर सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ परफेक्ट। उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी कन्विंसिंग थी कि ऑफिस स्टाफ ने बिना किसी सेकंड थॉट के उसे मीटिंग रूम में बिठा दिया। डॉक्यूमेंट्स तैयार थे, फेक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, फोर्ज बैंक गारंटी, एम्बॉस सील्स और सिग्नेचर्स जो मिनिस्ट्री ऑफिसर्स के दिखते थे। पर्पस सिर्फ एक था, इंडस्ट्रियलिस्ट को कन्विंस करना। अगर उसने 2 लाख रुपए एडवांस तुरंत दे दिया तो कंसाइनमेंट लीगली अप्रूव और हाई प्रॉफिट गारंटीड होगा। मीटिंग शुरू हुई। नटवरलाल ने कॉन्फिडेंट पिच दिया, सर, आपके बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यह प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री सैंक्शन प्रोजेक्ट है। एडवांस तुरंत ट्रांसफर करना होगा, डिले न करे। इंडस्ट्रियलिस्ट ने हेजिटेट किया, पर स्टाफ ने जब डॉक्यूमेंट चेक किए तब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। और फिर डिसीजन आया, ₹2 लाख एडवांस अथॉराइज्ड। पेमेंट कंफर्म होते ही नटवरलाल ने अपना एग्जिट स्ट्रेटेजी फॉलो किया। प्री अरेंज टैक्सी, साइड स्ट्रीट एस्केप रूट, सब रेडी। इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफिस स्टाफ का ध्यान पेपरवर्क में लगा था और नटवरलाल शहर से गायब हो गया। पुलिस ने हफ्तों तक इंक्वायरी की, लेकिन उसका नेटवर्क क्रॉस स्टेट और मल्टीपल आइडेंटिटीज पर आधारित था। इस ठगी से साबित हुआ कि नटवरलाल सिर्फ पैसे कमाने वाला नहीं था, वह एक मास्टरमाइंड था। ₹2 लाख केवल पैसा नहीं था, यह उसकी स्किल, कॉन्फिडेंस और एबिलिटी का सिंबल बन गया। बॉम्बे इंडस्ट्रियलिस्ट कॉन ने दिखा दिया कि कोई भी बिजनेसमैन, चाहे वह कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों न हो, नटवरलाल के सामने कोई चुनौती नहीं था। और इस घटना के बाद नटवरलाल की प्लानिंग और एम्बिशंस अगले स्कैम के लिए और भी तेज हो गए। अब उसके पास एक्सपीरियंस, डिस्गाइज और एक साइकोलॉजिकल एज भी था। अगली ठगी के लिए सिटी बदलना, पर्सोना बदलना और कॉन्फिडेंस के साथ टारगेट को फंसाना, यही उसका नया रूटीन बन गया। बॉम्बे इंडस्ट्रियलिस्ट कॉन, यह वही घटना है जिसने नटवरलाल को रियल मास्टर कॉनमैन बना दिया। अब नटवरलाल सिर्फ एक नाम नहीं, लेजेंड बनने वाला था। बॉम्बे इंडस्ट्रियलिस्ट कॉन के बाद नटवरलाल की एम्बिशन और भी बड़ी हो गई। अब उसका टारगेट सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, अब वो देश के सबसे बड़े नेशनल मॉन्यूमेंट्स तक का सपना देख रहा था। और इस बार का टारगेट था ताजमहल, आगरा का सिंबल ऑफ लव और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इमेजिन कीजिए, ताजमहल बेचने वाला आदमी, ये कोई आम ठग नहीं हो सकता था। लेकिन नटवरलाल की इमेजिनेशन और कॉन्फिडेंस कंबाइंड विद परफेक्ट फोर्जरी स्किल्स उसे किसी भी बाउंड्री को क्रॉस करने की हिम्मत देती थी। उसका स्टेप 1 था रिसर्च और प्लानिंग। नटवरलाल ने पहले सिटी का सर्वे किया, टूरिस्ट फ्लो, लोकल अथॉरिटीज और हेरिटेज मैनेजमेंट ऑफिसेस। आइडेंटिफाई किया कि विदेशी टूरिस्ट को कन्विंस करना ज्यादा आसान होगा क्योंकि वे लोकल ब्यूरोक्रेसी और लॉज नहीं जानते थे। या उसने पहला गोल्डन रूल फॉलो किया, नॉलेज प्लस डिस्गाइज इज इक्वल टू कंप्लीट क्रेडिबिलिटी। उसका पर्सोना था सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आउटफिट, व्हाइट फॉर्मल सूट, टाई, पॉलिश शूज और ऑफिशियल बैज। नटवरलाल ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस से सभी को कन्विंस किया, स्टाफ, टूरिस्ट गाइड्स और पोटेंशियल बायर्स। अब वह सिर्फ दिख रहा था नहीं, वो बन गया था अथॉरिटी का एम्बॉडीमेंट। उसका टारगेट था फॉरेन टूरिस्ट और बिजनेसमैन ग्रुप। वह दिखाता था कि ताजमहल को लीज या सेल के लिए गवर्नमेंट ने अथॉराइज किया है। और गेस व्हाट, टूरिस्ट ने तुरंत विश्वास कर लिया। एडवांस पेमेंट मिला, रिपोर्टेडली 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच उस समय के हिसाब से। नटवरलाल ने सिर्फ मनी ही नहीं कमाया बल्कि अपने लेजेंड को और बड़ा किया। एडवांस मिलने के तुरंत बाद नटवरलाल ने प्री अरेंज एस्केप रूट यूज किया। लोकल क्राउड और टूरिस्ट गाइड डिस्ट्रैक्टेड थे और वह आसानी से आगरा की नैरो लेन्स
और नियर बाय ट्रेन स्टेशन के रास्ते शहर छोड़ गया। इमेजिन कीजिए, ताजमहल जैसे हिस्टोरिक मोन्यूमेंट के सेल, नेशनल प्राइड और इंटरनेशनल टूरिस्ट के सामने नटवरलाल ने अपनी फर्स्ट क्लास फोर्जरी और साइकोलॉजिकल स्किल्स दिखा दी। और यही था वह मोमेंट जिसने उसे पूरी तरह से इंडिया का लेजेंडरी थग ऑफ हिंदुस्तान बना दिया। लोकल पुलिस और टूरिस्ट गाइड्स स्टंट थे। इंटरनेशनल टूरिस्ट कम्युनिटी में इस स्कैम की चर्चा फैल गई। नटवरलाल ने अगले स्कैम्स की प्लानिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि अब उसे पता चल गया था अगर केयरफुली प्लानिंग की जाए और डिस्गाइज परफेक्ट हो तो कोई भी सिस्टम उसे रोक नहीं सकता था। ताजमहल स्कैम सिर्फ एक फ्रॉड नहीं था, नटवरलाल के दिमाग, स्ट्रेटेजी और कॉन्फिडेंस का अल्टीमेट प्रूफ था। और यही वह घटना जिसने साबित कर दिया कोई मोन्यूमेंट, कोई बिजनेसमैन, कोई अथॉरिटी नटवरलाल के सामने सुरक्षित नहीं है। अब अगली ठगी के लिए वह कहीं और रेडी था और इंडिया का सबसे बड़ा ठग बनने की उसकी कहानी तेजी पकड़ रही थी। ताजमहल स्कैम के बाद नटवरलाल ने रिपोर्टेडली 1 से 2 लाख रुपए का एडवांस सिक्योर किया था, लेकिन कोई भी चोर कुछ ना कुछ गलती कर ही देता है। अथॉरिटीज ने उसे अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया, लेकिन नटवरलाल के लिए जेल सिर्फ एक बैरियर था, चैलेंज नहीं। जेल में रहते हुए उसने गार्ड्स के टाइमिंग, पेट्रोलिंग पैटर्न्स और प्रिजनर्स के डेली रूटीन ध्यान से ऑब्जर्व किए। उसने देखा कि जेल इंस्पेक्टर जब रूटीन चेक करने आते हैं तो गार्ड्स उन्हें पहचानते हैं और उनकी अथॉरिटी चैलेंज नहीं करते। ये लूप होल उसके दिमाग में इंस्टेंट आइडिया बन गया। हर गार्ड की आदत, हर इंस्पेक्शन की टाइमिंग, सब उसके बेनिफिट में बदल गए। नटवरलाल ने मेंटल मैप तैयार किया कि कैसे सिर्फ अथॉरिटी का फायदा लेकर यहां से निकल सकते हैं। एस्केप का प्लान काफी क्लेवर था। जेल इंस्पेक्टर की डिस्गाइज, उसके लिए उसे चाहिए था आउटफिट, खाकी यूनिफॉर्म, ऑफिशियल बैज और अथॉरिटी की कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। नटवरलाल ने जेल में रहते हुए गार्ड्स और प्रिजनर्स से सटल इंफॉर्मेशन ली। उसने देखा कि जेल के पुराने इंस्पेक्टर्स रिटायर होते हैं और कभी कभी उनके ओल्ड यूनिफॉर्म सरप्लस में मिल जाते हैं। नटवरलाल ने अपने साथियों के जरिए रिटायर्ड जेल स्टाफ तक सीक्रेटली पहुंच बनाई। उसने कहा, मैं एक थिएट्रिकल प्रोडक्शन के लिए जेल इंस्पेक्टर का ऑथेंटिक यूनिफॉर्म अरेंज करना चाहता हूँ। रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने पुराने खाकी यूनिफॉर्म और बैच दे दिए। गार्ड्स को रिश्वत देकर यूनिफॉर्म जेल में लाई गई। इंस्पेक्शन के दिन नटवरलाल ने यूनिफॉर्म पहनकर कॉन्फिडेंट वॉक के साथ जेल में दिखाई दिया। गार्ड ने उसे पहचानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनकी हैबिचुअल रिस्पेक्ट थी इंस्पेक्टर के लिए। नटवरलाल ने अपनी मूवमेंट नेचुरल रखी और धीरे धीरे जेल गेट तक पहुंचा। बाहर नैरो लेंस और प्री अरेंज टैक्सी का यूज करके वह आगरा छोड़ गया। अथॉरिटीज ने हफ्तों तक उसे ढूंढा, लेकिन क्रॉस स्टेट और परफेक्ट डिस्गाइज की वजह से वह मिल न सका। ताजमहल स्कैम और जेल इंस्पेक्टर डिस्गाइज वाली एस्केप ने साबित कर दिया कि नटवरलाल सिर्फ चोर नहीं था, बल्कि अल्टीमेट मास्टरमाइंड प्लानर और एस्केप आर्टिस्ट था। और यही उसकी लेजेंड बनने की सबसे थ्रिलिंग स्टोरी थी। इस तरह उसने ताजमहल को 3 बार बेचा, रेड फोर्ट को लीज पर देने की ठगी से 50,000 रुपए कमाए, राष्ट्रपति भवन को बेचकर 1.5 लाख रुपए ठगे। कई बार उसे जब पुलिस ने पकड़ भी लिया तो उसने हर बार किसी ना किसी चाल से एस्केप कर लिया। हॉस्पिटल से वार्ड बॉय बनकर, कोर्ट रूम से लॉयर बनकर निकल जाना, जेल से पुलिस इंस्पेक्टर बनकर बाहर आ जाना। हर एस्केप एक फिल्मी कहानी से कम नहीं था। 84 साल की उम्र में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कोर्ट ने इसे नटवरलाल को जेल की लंबी सजा सुनाई। 20 साल के कारावास की घोषणा की गई, लेकिन नटवरलाल किसी भी ऑर्डिनरी क्रिमिनल की तरह नहीं था। 84 साल की उम्र में भी नटवरलाल का दिमाग शार्प और प्लानिंग इम्पेकेबल था। हेल्थ इश्यूज के कारण अथॉरिटीज उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन नटवरलाल के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी। गार्ड्स और अटेंडेंट्स उसे केयरफुली हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल कॉरिडोर्स, वेटिंग रूम्स और मल्टीपल एंट्रेंसेस, ये सब उसे फेमिलियर लग रहे थे, क्योंकि उसने हमेशा सिस्टम को ऑब्जर्व किया था। जिन लोगों ने सोचा कि उम्र और हेल्थ उसके खिलाफ है, उन्होंने नटवरलाल को अंडर एस्टिमेट किया। नटवरलाल हमेशा एक कदम आगे रहता था। नटवरलाल का एग्जैक्ट मूवमेंट और एस्केप मेथड अनक्लियर है। विटनेसेस ने बताया कि वह कुछ मोमेंट्स के लिए कॉरिडोर में अचानक गायब हो गया। गार्ड्स, डॉक्टर्स और पेशेंट्स सभी हैरान थे। कैसे, कब, कहा, यह सवाल हमेशा रह गया। कुछ कहते हैं कि
कि उसने विजिटर्स या डिलीवरी स्टाफ का कवर लिया, तो कुछ कहते हैं कि कोई सीक्रेट पैसेज यूज किया, लेकिन सच हमेशा मिस्ट्री ही रहा। हॉस्पिटल स्टाफ ने सर्च किया, लेकिन कोई ट्रेल नहीं मिला। नटवरलाल की आखिरी कंफर्म साइटिंग रिपोर्टेडली एट द एज 84। इसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गया। नटवरलाल ने अपनी आखिरी बड़ी एस्केप से साबित कर दिया कि जीनियस प्लानिंग उम्र की किसी भी बैरियर को पार कर सकती है। और इस तरह इंडिया का सबसे बड़ा थग ऑफ हिंदुस्तान हमेशा की तरह मिस्ट्री में गायब हो गया। नटवरलाल की मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो कुछ सोर्सेस के अनुसार 25 जुलाई 2009 को हुई थी। यह जानकारी उसके वकील ने अदालत में दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि नटवरलाल अब जीवित नहीं है। इस हिसाब से उनकी एज लगभग 97 साल थी, लेकिन उनके भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का दावा है कि नटवरलाल 84 की उम्र में 1996 में ही गुजर गए थे। नटवरलाल एक नाम जिसने इंडिया के इतिहास में हमेशा रहस्य और रोमांच को जोड़ दिया। एक साधारण क्लर्क से लेकर देश के सबसे बड़े कॉनमैन और मास्टरमाइंड तक की यात्रा। उसकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि इंटेलिजेंस, प्लानिंग और ऑडासिटी से कोई भी बैरियर पार किया जा सकता है। नटवरलाल सिर्फ ठग या चोर नहीं था, वह एक लेजेंड था। उसकी जिंदगी पर कई फिल्में बनाई गई, जिन्होंने उसकी लेजेंड को और भी लोगों तक पहुंचाया। मिस्टर नटवरलाल 1979 में अमिताभ बच्चन स्टारर और राजा नटवरलाल 2014 में इमरान हाशमी स्टारर, जिसमें उसकी क्लेवरनेस और कॉनमैनशिप को कंटेम्पररी अंदाज में दिखाया गया। और यही है नटवरलाल की कहानी, एक ऐसा नाम जो हमेशा इंडिया के थग ऑफ हिंदुस्तान के रूप में याद रखा जाएगा। उसकी लाइफ, उसके ट्रिक्स और उसकी मिस्ट्री हमेशा लोगों के इमेजिनेशन में जिंदा रहेगी। नटवरलाल द मास्टरमाइंड, द एस्केपिस्ट, द लेजेंड हमेशा यादों में और रहस्यों में जिंदा रहेगा।